नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर मधुसूदन की कहानी देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि मधुसूदन जी जिस प्रकार से शादी से पहले अपना काम किया करते थे, वैसा ही काम अब भी शादी के बाद करते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनके घर परिवार में सुख नहीं था और पत्नी जो है उनसे उतना प्रेम नहीं करती थी जितना उसे करना चाहिए था, क्योंकि मधुसूदन जी उसे समय नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक हम देख चुके थे कि वो पिता भी बन गए, लेकिन आगे क्या हुआ कि उनके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आता चला गया। दो अलग अलग दुनिया में जीते रहे। मरीजों के बीच रहते रहते वे इतना कम बचे थे कि घर में उन्हें लगभग अनुपस्थित ही मान लिया था। इसलिए घर के कोने कोने में जहाँ उन्हें अपने खिलाफ शिकायत और ठंडी उदासीनता खड़ी मिलती, वही बाहर हर चप्पे चौराहे पर लोग खूब भोला डॉक्टर माधुदा के लिए प्रशंसा और सम्मान के गुलदस्ते लिए खड़े मिलते। मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां डॉक्टर मधुसूदन के कदम न पहुंचे हो। मौत के सन्नाटे में जिंदगी न लहरा उठी हो, चाहे गगनचुंबी इमारत हो या लेबर कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ियां हो, चाहे सूखे फटे हाल और चिपके पेट वाले हो या चिकने तोंदियल फूले पेट वाले हो। डायग्नोस्टिक सेंटर वाले डॉक्टर मधुसूदन को भगवान मानते थे, क्योंकि किसी भी टेस्ट के लिए न तो उन्होंने कभी कमीशन मांगे और न ही कभी उन्होंने रिपोर्ट को बदलने का दुराग्रह ही किया। पर घर उन्हें अपनी औकात दिखा देता। कभी शादी की सालगिरह पर पत्नी के लिए उपहार लाने से चूक जाते, या बेटे के जन्मदिन पर घर जल्दी नहीं आ पाते, तो कभी बेटे की सेकंड हुगली ब्रिज दिखाने की जिद पूरी नहीं कर पाते। और जब ऐसे बढ़ते अपराधों के चलते घर में उमस बहुत बढ़ जाती, तो वे घर वालों के मनोरंजन के उद्देश्य से अपने रोगियों के अनुभव सुनाते हुए कहते, जानते हो, आज मैंने एक रोगी को कहा दिन में 1 गोली 2 बार सुबह शाम लेना, तो गधा पूछता है 1 गोली को आधी आधी कर 2 बार लूँ क्या। एक रोगी को नींद की गोली दी तो पूछता है कि नींद के पहले लूँ या बाद में लूँ। हा हा हा। लेकिन जब देखते कि घर वालों को न उनमें दिलचस्पी रह गई थी और ना ही उनके रोगियों में, तो कभी वे गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाने निकल पड़ते, तो कभी पत्नी और बेटे को वही जुमला पकड़ा देते, बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। अब धीरे धीरे ये अवस्था आ चुकी थी कि बाहर तो वो बहुत लोगों के प्रिय डॉक्टर बन गए थे, लेकिन घर में अपराध की भावना उनके मन में निर्माण हो रही थी। वो जानते थे कि पत्नी और बेटे को जो समय उन्हें देना चाहिए, उनका वो कर्तव्य है, वो निभा नहीं पा रहे, और इसलिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनको इस चीज़ का दुख था। इस चीज़ के प्रति वो अपने आप को दोषी मानते थे, और इसीलिए कहीं नहीं वो उस दोष से मुक्त होने की कोशिश में छटपटाते नजर आते हैं, और इसलिए किसी न किसी तरह से पत्नी और बच्चे को उनके हंसाने की कोशिश करते। लेकिन घर वाले उनसे बहुत कोसों दूर जा चुके थे, और इसलिए उनको न उनके मरीजों में कोई दिलचस्पी थी, न डॉक्टर मधुसूदन के डॉक्टरी जीवन के बारे में वो कुछ जानना चाहते थे, और इसलिए उनके किसी बात की और घर का कोई भी सदस्य ध्यान नहीं देता है और ना ही उसमें रुचि लेता है। तो ये चीज़ें मानो उनको चुभती है, कहीं ना कहीं ये दुख उनको महसूस होता है कि घर में उनका कोई स्थान नहीं है, ना ही उनकी और कोई ध्यान देना चाहता है, क्योंकि वो जो है एक पिता और एक पति होने का कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। और इसी का नतीजा ये था कि कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ये दुख बना रहता था, और उसको वो निरंतर महसूस करते थे। लेकिन जब देखते कि घर वालों को उनमें दिलचस्पी रह गई और न ही उनके रोगियों में, तो कभी गांव के फ्री मेडिकल कैंप लगाने निकल पड़ते, तो कभी पत्नी बेटे को वही जुमला पकड़ा देते कि बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। वे इतना डूबकर बोलते इसे कि उनका अंग अंग लय ताल में होता, मतलब एक तरह से स्पष्टीकरण देने का प्रयास वो करते कि मैं डॉक्टर हूँ और इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन ये उनका जवाब या ये उनका स्पष्टीकरण
कतई पत्नी और बच्चे को पसंद नहीं था, ना ही वो उसे मानने के लिए तैयार थे। पत्नी कुढ़ जाती और मुंह फुलाकर नहले पर दहला जड़ देती। उससे भी कठिन है अच्छा पति बनना। मानिनी पत्नी कुछ दिन मान करती, काश चाबी के गुच्छे की तरह पति को भी पल्लू में बांध रख पाती। उन नशीले, रंगीन और मादक स्वप्नों को याद कर आंसू बहाती जो उसने फूल तुम्हें भेजा है खत में गाते हुए कॉलेज की सखियों के साथ कभी देखे थे। लेकिन फिर वही घोड़ा वही मैदान। अपने संत से पति को क्षमा कर देती। जैसा भी है पति पूरा का पूरा उसका है सोचती और ईश्वर से हॉटलाइन जोड़ लेती। दिन बीत रहे थे। टूट टूट कर भी जुट जाती लय ताल जिंदगी की मध्यम वर्गीय मानसिकता सब कुछ स्वीकार कर लेती। चाय के प्याले में शक्कर दिन पर दिन कम होती जा रही थी। परवानी में डॉक्टर के दिन पर दिन शक्कर घुलती जा रही थी। लेकिन एक मटमेली शाम सचमुच कुछ ऐसा हो गया कि आसमान में उड़ते गरुड़ का ध्यान भटक गया और सारी लय ताल बिगड़ गई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पत्नी बार बार ये जताने की कोशिश करती कि आप पति का कर्तव्य निभा नहीं रहे हो, और इसीलिए वो उनको कहती कि बहुत कठिन होता है एक अच्छा पति बनना। और वो कहीं ना कहीं ये जताना चाहती है कि वो अपना कर्तव्य निभा नहीं रहे हैं, वो उसे दुख दे रहे हैं और वो उसे समय दे। लेकिन उसके इस बातों से डॉक्टर मधुसूदन के स्वभाव में न सोच में कोई बदलाव आ सका। वो उसी तरह से अपने काम में लगे रहते और वो फिर भी घर के प्रति भले ही उनको लगता कि वो उन्हें समय देना चाहिए, वो कसूरवार है, लेकिन अपने स्वभाव को वो बदलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर ऐसा क्या घटित होता है जिसके कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि एक बदलाव आ जाता है, एक प्रकार की एक ऐसी घटना हो जाती है जो उनके इस स्वभाव को, इस सोच को बदल देती है। वो क्या थी वो आगे हम कहानी में देखते हैं। यह वह समय था जब इतिहास करवट बदल रहा था और अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि से उपजी एक नई नवेली पार्टी ने देश के प्रतिबद्ध युवकों को राजनीति में सक्रिय योगदान के लिए आह्वान किया था। फिजा में बदलाव की अकुलाहट थी, पर पीड़ा की जाने कैसी अकुलाहट इस आंदोलन ने पैदा कर दी थी कि डॉक्टर के वृत्त में सिमटी मीनारें टूटने लगी और पहली बार इस सोच ने असर डाला कि देश के लिए यदि सचमुच कुछ करना है तो देश को इन भ्रष्ट नेताओं के साए से मुक्त करना होगा। मैं चाहे कितनी भी खुशबू फैलाने का प्रयास क्यों न करूं, बदबू के स्रोत को जब तक बंद न किया जाएगा मेरे सारे किए कराए पर माटी गिरती रहेगी। तो मधुसूदन जी ने कुछ ऐसा सोचा कि केवल डॉक्टर बन के सेवा करने की जगह मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं सही मायनों में देश की सेवा कर सकूं। और ये विचार जो है उनके मन में, दिमाग में कूदने लगा और उन्होंने तय किया कि वो अब क्या करेंगे, कुछ अलग कार्य करने की कोशिश करेंगे। भीतर मचलता कुछ करने का जोश, जज्बा, होठों पर मचलती कॉलेज के दिनों की महबूब पंक्तियां, हम लड़ेंगे साथी, उदास मौसम के खिलाफ हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है, और बाहर लगातार बढ़ता मित्रों, शुभचिंतकों का दबाव। एक चमकती शाम उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया, हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। अपने इस निर्णय पर वे खुद भी कम हैरान नहीं थे। उधर जाने कैसे टीएमसी और सीपीएम दोनों मुख्य दलों को एक खबर लग गई डॉक्टर के चुनाव लड़ने की इच्छा की। दोनों ने ऑफर किया कि वे उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करें, पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर ने ठानी कि वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। अब उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर अब सोचा कि वो चुनाव में खड़े रहेंगे और लोगों से तो वोट मिलेगा ही, ये उनका विचार था, क्योंकि लोग बहुत चाहते थे एक डॉक्टर के रूप में, और इसलिए उनको लगा कि वो इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि लोग उनको चुनकर देंगे ही, और ऐसे में वो चुनकर आएंगे तो वो देश की सच्चे मायनों में सेवा कर सकेंगे। और वे सचमुच कूद पड़े चुनावी मैदान में पूरे संकल्प और पवित्रता के साथ।
भीतर था सत्य और अपने 30 वर्षीय जीवन के सत्कर्मों की पूंजी का जोर। इसी कारण अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि चुनाव के अत्यंत सरगर्मी के दिनों में भी प्रचार से दूर भागते रहे और एक आदर्श विचार लेकर वो चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़े थे। कहीं उनके मन में वो भाव था जो कॉलेज के दिनों में उन्होंने तय किया था कि वो देश की सेवा करेंगे, देश को एक अच्छा बेहतर भविष्य देंगे, जिसके लिए वो अपनी ओर से लड़ाई लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे। और उसी विचार के कारण उन्होंने चुनाव लड़ने का ठान लिया और उनके दिमाग में ये बात आई कि मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, लोग इतना मुझे चाहते हैं, इसलिए मुझे जो है चुनाव के लिए कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं। मरीजों की उपेक्षा कर चुनावी प्रचार में आस्था नहीं थी उनकी, लिहाजा थोड़ा बहुत प्रचार जो भी किया मित्रों और शुभचिंतकों ने किया, तो अपना डॉक्टरी का कर्तव्य भी वो छोड़ने के लिए नहीं तैयार थे। मरीजों की उपेक्षा उन्हें करना अच्छा नहीं लगा और इसलिए उन्होंने किसी प्रकार से प्रचार नहीं किया, बल्कि मित्रों ने जो कुछ किया वही प्रचार उनका हुआ। मित्र समझाते आजकल बिना प्रचार मीडिया की ठकुर सुहाती और विज्ञापन के कुछ नहीं होता। बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती, तो लोग क्यों देंगे तुम्हें वोट। आत्मविश्वास से दिपदिपाते चेहरे पर छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहते, 30 साल क्या कम है मेरे विज्ञापन के लिए। कौन सा घर है जहाँ मेरी सेवा नहीं पहुँची। बोलते बोलते गर्व से उनकी नाक फूल जाती। चाय बेगुनी खाते मित्र दबी जवान से कहते, जैसी अभी लहर चल रही है इन दिनों और जिस प्रकार का आक्रामक प्रचार है उनका, हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब अपनी कड़वी दवा पर अड़े रहते। सच्चाई को नगाड़े की ज़रूरत नहीं होती और तैश में अधपी प्याली छोड़ निकल पड़ते। तो पहले तो उन्हें पार्टी की ओर से 2 पार्टी की ओर से ऑफ़र आई कि आप हमारे पार्टी की ओर से लड़िए, लेकिन डॉक्टर साहब ने सोचा कि वो अपने बलबूते पर लड़ेंगे और अपने बलबूते पर चुनाव चुनकर खड़े होंगे और जिससे वो देश के लिए सेवा करेंगे। और इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की बात नहीं सुनी किसी की और वो एक आदर्श सपना देखने लगे कि लोग उनको चुनकर देंगे। उनके मित्रों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, समाज की असलियत बताने की कोशिश की कि ये समाज भले ही आपको डॉक्टर के रूप में स्वीकार कर चुका है, महत्व देता है, लेकिन एक चुनाव में खड़े होने के बाद नेता के रूप में कहाँ तक स्वीकारेगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उनके दिमाग में आदर्श भरा पड़ा था और वो उस सत्य से को देखना ही नहीं चाहते थे, ना ही उनको ऐसा लगता था कि ऐसा हो भी सकता है कि उनको प्रचार करने की ज़रूरत है। और इसी कारण उन्होंने किसी की बात नहीं समझी और ना ही प्रचार करने की कोई कोशिश की। सारी खुदाई एक तरफ, डॉक्टर मधुसूदन एक तरफ, और तो और इस प्रकार से उन्होंने जो है किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया, किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं ली। वो अपने रोज़मर्रा के काम करते और लोगों की सेवा करते, मरीज़ों को देखते रहते। चुनाव का केवल मात्र उन्होंने अर्जी देकर वो उस काम से मुक्त हो चुके थे, उस और वो कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको लग रहा था कि बस मैं खड़ा हो जाऊंगा तो अपने आप चुनकर आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे चाहते हैं और सभी मुझे वोट देंगे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से ये कहने की कि मुझे वोट दो। और क्योंकि मेरा काम ही इतना महान है कि सभी लोग मुझे मानते हैं और इसलिए मुझे कोई विज्ञापन करने की या किसी प्रकार की किसी के सामने अब ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसे मुझे वोट चाहिए। तो ये उनकी सोच जो है, ये उनका जो बर्ताव है, उसका नतीजा क्या होता है, किस प्रकार से उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और जिसका नतीजा ये हो जाता है कि उनकी जो सोच थी, आदर्श सोच, समाज के प्रति सेवा का भाव, समाज के प्रति कर्तव्य निभाने की सोच, देश के प्रति कर्तव्य, प्रेम, वो निष्ठा, सब कुछ किस तरह से इस घटना से बदल जाता है वो आगे हम कहानी में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि डॉक्टर मधुसूदन जैसे बहुत से लोग हैं जो आदर्श सोचते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सोच के हिसाब से कुछ घटित नहीं होता है
तो वो अपने आदर्श छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब ही यह है कि हमारे आदर्श बहुत कमज़ोर है, वो मजबूत होने चाहिए, वो परिस्थिति के अनुसार बदलने नहीं चाहिए। यही कहानी में बताने का प्रयास किया है। बाकी की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।